तो चलिए 10वीं गणित है और 10वीं गणित का जो अध्याय 5 है समांतर श्रेणी, उसके पूरे टॉपिक्स यहाँ पर समाप्त हो गए हैं 5.3 तक। 5.4 का जो टॉपिक है ऐच्छिक है, एग्जाम में नहीं आता है, तो अभी उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि टाइम से सिलेबस ख़त्म करना है। अब यहाँ पर जो है इस चैप्टर के सारांश है, समरी है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर सारांश जो है आपके एनसीईआरटी बुक में 5.5 में दिया है। अक्सर हम इसे छोड़ देते हैं, पर इससे कई बार जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने कॉपी में नोट करना है। तो देखिए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद से एक निश्चित संख्या d को छोड़कर प्राप्त होता है। प्रथम पद को छोड़ सकते हैं। यह निश्चित संख्या d इस समांतर श्रेणी का सार्वमांतर कहलाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सार्वमांतर की परिभाषा दे सकते हैं कि सार्वमांतर क्या है और समांतर श्रेणी क्या है। तो आप जान चुके हैं कि एक ऐसी श्रेणी होती है जो निश्चित क्रम में बराबर अंतर पर बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो बराबर अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्वमांतर। तो एक एपी का व्यापक रूप क्या होता है ना? जैसे हुआ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसका मतलब ये है कि यदि मैं विषम संख्या लिख रहा हूं तो यहां पर लिखा 1। विषम संख्या में कितने का अंतर होता है? 2 का। कितने का अंतर होता है? 2। तो अगला मैं लिखूंगा 1 प्लस 2। ठीक है, ये डी है। फिर अगला लिखूंगा 1 प्लस 2d है, माने 2 इंटू 2। ये 2d हो गया। इसके हिसाब से हम लिखेंगे, बेसिक फार्मूला ये होता है। और फिर अगला हम क्या लिखेंगे तो बताओ? 1 प्लस, अब 3d है तो 3 और d का मान कितना है? 2। इस तरह से हम श्रेणी बनाएंगे, फिर इसको हल कर देंगे। तो 1 ये हो गया 3, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, और 3 दूनी 6, 1 कितना हो गया 7। इस क्रम से बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका ये जो फार्मूला होता है, क्रम होता है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे का टॉपिक देख लेते हैं। आगे का पॉइंट क्या कहता है? संख्याओं की एक दी हुई सूची एपी होती है यदि अंतर a2 a1, a3 a2, a4 a3 से एक ही समान मान प्राप्त हो, अर्थात के विभिन्न मानों के लिए a k प्लस 1 a k एक निश्चित हो। मतलब यहाँ पर ये है कि यदि हम AP रखे हैं, कोई श्रेणी है, तो उनका जो बाद का पद है उससे पहले का पद घटाएं तो हमेशा उसका मान कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, ये k प्लस 1 का मतलब है यदि आप इसको 1 माने हो तो 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका थोड़ा सा हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे 5 5 के हिसाब से बढ़ रहा है। अब मुझे सार्वमांतर चाहिए, तो इसको मान लेते A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। अब मैं A2 में से A1 को माइनस करूं, A2 में से A1 को माइनस करूं, तो 10 में से क्या होगा? 5 घटाओगे कितना आ गया? 5। इसी तरह से अब किस में से किसको माइनस करूंगा? A3 में से, A3 में से A2 माइनस करूंगा, इसके बाद वाले पद से इसको घटाऊंगा A2। तो A3 का मान कितना है? 15 माइनस 10 बराबर कितना हो गया? 5। ऐसे A4 का मान देखो तो A4 में से क्या माइनस करोगे? A3, ये कितना हो गया? 20 बराबर कितना हुआ? 5। जब इस तरह का अंतर बराबर आए, एक जैसे आए, तो आपको समझना है कि ये क्या है? AP। ठीक है, इसको फार्मूले के रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं AK प्लस 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं AK माइनस। इसका मतलब क्या है? यदि मैं k को 1 मानता हूं, k को क्या मान लूं? 1, तो ये यहां पर ऐसा लिखूंगा a, और k का मान कितना है? 1, और प्लस कितना हो गया? 1, और माइनस क्या हो जाएगा? 1 बराबर क्या हो गया? A2 माइनस A1। यही आ गया सूत्र। अब मान लो मैं छठवां देखना चाहता हूं, एक k का मान क्या मान लूं? 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ? a 6 प्लस 1 माइनस a 6, माने ये हो गया 7वां पद, ये हो गया 6वां पद। ठीक, ये भी किस बराबर होगा? किसी d के बराबर होगा। मतलब इसका मतलब यही है
कि हमको बाद वाले पद से पहले वाले पद को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। यदि इनका सार्वांतर समान है तो हम उसे कह सकते हैं एपी है। ये क्या है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो आपसे अब पूछा जाए कि एपी किसे कहते, तो वह श्रेणी जिसका सार्वांतर क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। और सार्वांतर क्या है, तो सार्वांतर क्या है, श्रेणी में, एपी के श्रेणी में बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो अपने से परिभाषा देना है। क्या बोलोगे बताओ, मैं पूछूं एपी क्या है तो एपी के लिए क्या बोलोगे, वह श्रेणी जिसमें सार्वांतर समान हो उसे क्या कहेंगे, एपी। ठीक है, और सार्वांतर क्या है, किसी श्रेणी में क्या, हाँ, बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाया जाए तो जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। अपने से बना देना है। ठीक है, इस तरह से परिभाषा होती है। तो अलग से आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल इनको समझना है, अपने शब्दों में लिखना है। गणित समझने वाला विषय होता है, ना कि रटने वाला। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट समझिए क्या है। प्रथम पद ए और सार्वांतर डी वाली एपी का एनवा पद का जो सूत्र होता है वो कैसा होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में ही आ जाता है। ठीक है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, है ना। माने उस समांतर श्रेणी का nवें पद का सूत्र लिखिए जिसका पहला पद ए है और सार्वांतर क्या है, डी है। तो ये सूत्र लिख देना है आप ऐसे। ठीक, अब इसके हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चौथे पॉइंट में आपके जो समरी दी है उसमें क्या है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो है इस सूत्र से दिया जाता है। एस माने क्या होता है, योग। इसके नीचे n भी लिख देना, एस एन लिख देता है तो n से पता चलेगा कितने पदों का योग। ठीक है, सूत्र क्या है, n बटे 2। यहाँ n का मतलब क्या है, पदों का संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स है। 2a प्लस n माइनस 1d से प्राप्त होता है, तो ये इसका सूत्र होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि एपी के n पदों के योग का सूत्र लिखिए, तो इस तरह के ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यदि एक परिमित एपी का अंतिम पद मान लीजिए nवां पद l है। अब परिमित एपी क्या कहलाती है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जिसका हमको शुरू का भी पद हो पता हो, बीच का भी पद पता हो और अंतिम पद भी पता हो। अंतिम के बाद फिर वो रुक जाए, आगे ना बढ़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमित, है ना, फाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, परिमित का मतलब यही है कि यदि हमारे पास कोई परिमित एपी है, परिमित एपी का मतलब जो पहले पद से अंतिम पद के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती, तो तब हम सम कैसे निकालेंगे। तो जो पहला पद होता है उसको तो हम ए मानते हैं और अंतिम पद को क्या मानते हैं, एल, लास्ट टर्म। ठीक, तो फिर यहाँ पर जो योग का सूत्र होता है एस बराबर एन बटे 2, ए प्लस एल हो जाता है ना, या फिर हम एल को ए एन भी लिख देते हैं। तो समझ में आ गया। तो जहां जरूरत हो इस तरह का सूत्र लगाना है, जहां जरूरत हो इस तरह का सूत्र लगाना है। ठीक, इसके बाद देखिए एक अलग से दिया है कि मान लीजिए 3 संख्या ए बी सी हैं और ये एपी में है, तो जो बी होगा वो ए और सी का क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा, मीन कहलाएगा। इस तरह से जैसे मान लो मैं लिखा 3, फिर लिखा 6, फिर 9 हो गया, तो यहाँ ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। ठीक है, तो यदि मैं इसको जोड़ के आधा कर दूं तो बीच का पद मिल जाएगा, इसका माध्य हो गया, बीच का पद मिलेगा। देखो 6 3 क्या होता है 12, 9 3 क्या होता है 12, 12 में 2 का भाग करोगे क्या आ जाएगा 6, बीच का पद मिल गया। ठीक है, मध्य पद के लिए ये सूत्र होता है। तो यदि ए बी सी एपी में है तो ए और सी को जोड़ो, बीच वाले पद का मान जो है उनके माध्य के बराबर होगा। माध्य होता है कि आंकड़ों की संख्या बटे कितने आंकड़े हैं। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 2, तो हम किससे भाग करेंगे 2 से। किसी का भी चेक कर सकते, कोई एक श्रेणी बताओ ऐसे क्रम से जाती हो, 4, फिर ये 8 और 12, तो 4 और 12 को जोड़ के आधा कर दो 16, 16 बटे 2 करोगे क्या होगा 8, बीच का पद मिल जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से ये लास्ट में जो है आपके बुक में समरी दी हुई है, इसको भी आपको नोट करना है। ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।